आज ये जो दृश्य है, ये रात के 1 बज रहे हैं। अपना जीवन समर्पण से भले न शामिल हो, लेकिन अपने मसीहा के जन्म जयंती मनाने के लिए इतने लोग इकट्ठा हैं, तो ये अपने आप में सबूत है कि ये जयंती किसकी मनाई जा रही है और क्यों मनाई जा रही है, क्योंकि उसने हम सबका जीवन बदल कर रख दिया। इसलिए, और दुनिया में वाकई अभी पूर्व के वक्ता ने कहा कि अब तक दुनिया में शायद ऐसा कोई दूसरा शख्स नहीं होगा जिसकी जयंती उस जयंती के पूरे सप्ताह ही नहीं, पूरे महीने मनाई जाती है। देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। पहले वो लोग मनाते हैं, इस देश में तो पहले बाबा साहब को वो लोग पढ़ना, अपना मानना शुरू किए जिनके लिए सीधे लगता था कि अगर बाबा साहब न होते तो उनको इंसान की जिंदगी भी मुहैया नहीं हो पाता, बराबरी का हक और सम्मान नहीं मिल पाता। उस पूरे समाज को जिसे ये महसूस था कि उसको मनुष्य ही नहीं समझा जाता। आप कल्पना करिए, दुनिया में कई तरह के बंटवारे हैं, गरीब अमीर का बंटवारा है, रंग के आधार पर बंटवारा है, और भी तमाम तरह के बंटवारे हैं, नस्ल के आधार पर बंटवारा है। लेकिन भारत जैसा उपमहाद्वीप एक ऐसा है जहां जाति के नाम पर ऐसा बंटवारा है जिसे देख करके पहचाना नहीं जा सकता। आप किसी को देख करके नहीं बता सकते कि वो कौन सी जाति का है, क्योंकि वो बंटवारा इंसानों ने ही बना दिया है। और किसने बनाया होगा? अच्छा ये बताइए, जाति व्यवस्था किसने बनाई होगी? उसने बनाई होगी जिसने जाति व्यवस्था में अपने को सबसे नीचे रखा होगा। सोच के बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको जाति व्यवस्था बनाने का मौका मिलता तो आप अपने को जाति व्यवस्था में कहां रखते? नीचे की ऊपर रखते? कहां से पैदा करते हैं? कुछ चीजें इशारे में भी कहना और समझना जरूरी है समझदार को। तो इस देश का सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस देश में जाति देख करके कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा ये तय कर दिया। कौन कौन सा काम करेगा और कौन सा काम नहीं करेगा ये तय कर दिया। कौन मुख्य सड़क पर चलेगा और नहीं चलेगा। आज अगर ये बातें आपके सामने होती हैं और शायद आप ये पीड़ा नहीं समझे होंगे, बर्दाश्त नहीं किए होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये बातें बार बार क्यों दोहराई जाती हैं। अब तो ये सड़क है, जिसका मन कर रहा है उस पर चल रहा है। अब तो वो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जिसका मन कर रहा है पढ़ रहा है। आपको लगता होगा, जिसको ये लगता होगा कि नहीं ये तो व्यवस्था है। लेकिन इतिहास इसलिए भी जानना जरूरी होता है कि कितने गड्ढों को भरकर कितनी मजबूत इमारत तैयार की गई है। जब इमारत कमजोर होने लगे ना, तो उसको दर्द ज्यादा होता है जो उसकी बुनियाद से जुड़ा होता है। किराएदार को घर के दरकने का कोई दर्द, जो किराए पर रहता है उसको इसका दर्द नहीं होता। जो अपना समझता है, आप कभी किराए के मकान में रहे, आपको उससे उतना जुड़ाव होता है। जब छोड़ के जाते हो तो उसकी याद आती है? नहीं आती हो। लेकिन अपना घर जब होता है बार बार याद आता है। इसलिए इस देश को आज यह जानने की जरूरत है कि यह देश इतना खूबसूरत कैसे बना। हम सब बराबर की भूमिका में यहाँ पर बैठे हैं। मंच पर बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे। आप लोगों ने शिक्षा पाई होगी,
आप लोगों ने रोजगार किया होगा, आप लोगों ने अपने हक अधिकार को जाना होगा। तो कई बार बाद में पैदा हुए लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये जो हक और अधिकार, बराबरी का रास्ता मिला है, ये किसकी वजह से और कितनी कुर्बानियों के बाद मिला। जैसे आज के समय में एक उदाहरण देकर के हम बताएं कि अखबार में कोई चीज छाप दीजिए तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हालांकि आजकल थोड़ा सा होने लगा है कि आप YouTube पर कुछ बोल दीजिए, आप जो है कुछ ऐसा कर दीजिए तो आपको कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ साल पहले तक तो आप नहीं सोचते थे कि किसी के लिखने पर कोई मुकदमा कैसे हो जाएगा। लेकिन जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अखबार निकालने पर भी मुकदमा हो जाता, पुलिस उठा ले जाती। उससे लड़ाई लड़ी गई कि नहीं भाई, ये हमारा देश है, हमें जो अच्छा लगेगा वो लिखेंगे, हमें जो अच्छा और सही लगेगा वो बोलेंगे, और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम किसी का गुलाम रहे। पढ़ा है ना आपने इतिहास की किताबों में? तो उस गुलामी से मुक्ति के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसे हम जंग आजादी कहते हैं, जिसे हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसमें आपको पता है कि जाने कितने लोगों ने फांसी के तख्ते पर चूम लिया, पता है? लेकिन आज अगर कोई ये बात कहे कि जानते हो जो तुम्हें आजादी मिली है इसके लिए कितने लोग फांसी के तख्ते पर चूमते, तो शायद आपको ये महसूस ही नहीं होगा। तो चल गए फांसी पर, कोई बात नहीं। कोई आपसे कहेगा कि अरे कितने लोगों ने अपना घर परिवार नौकरी छोड़ करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आपको महसूस ही नहीं होगा कि अरे भाई लड़ी होगी, अब तो हम आजाद हैं। आज के नौजवानों को पूछिए, पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी पर देशभक्ति का गाना बजता था तो लगता था कि कुछ रगों में दौड़ रहा है। आजकल वो महसूस भी होना धीरे धीरे कम हो रहा है। जबकि उस पीढ़ी को जिसको उसकी अहमियत पता है, उसको पता होगा कि वो लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई थी। अगर वो लड़ाई न लड़ी होती और भारत 1947 में आजाद न होता तो 1950 में भारत का संविधान नहीं बनता, जिसके बाद भारत ने बदल कर रख दिया। आज अगर इस देश के सबसे खूबसूरत अगर कोई एक चीज मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा इस भारत का संविधान, इससे खूबसूरत और कोई चीज नहीं। क्योंकि संविधान है तो हम यहां खड़े हैं, संविधान नहीं होगा तो आप ये कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो जैसे हुकूमत चाहेगी आप वैसा कार्यक्रम करेंगे, तब आपको इजाजत मिलेगी। अगर आप उनके मुताबिक कार्यक्रम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। ये संविधान के होने का फर्क है। संविधान नहीं होगा तो शिक्षा सबको मिलेगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी, समझ रहे हैं? एक ही चीज की गारंटी अगर कोई देता है तो वो शिक्षा की गारंटी, सम्मान की गारंटी, बराबरी की गारंटी, न्याय की गारंटी, अधिकार की गारंटी। अगर कोई एक चीज भारत में देती है तो वो है भारत का संविधान, और उसको रचने वाले बाबा साहब अंबेडकर को हम यहां खड़े होकर याद करें। तो जैसे भारत की आजादी की लड़ाई को लेकर के हमारे मन में कोई भाव नहीं पैदा होता, वैसे इस देश के बहुत बड़ी आबादी के लोगों को लगा कि अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया। अंबेडकर ने तो दलितों के लिए किया होगा। हम अपने घर में तो बचपन से देखे ही नहीं कि अंबेडकर की फोटो हमारे घर में लग गया। सच सच बोलना ईमानदारी से, अगर आपके दोस्त यार हर परिवार घर में होंगे तो बाबा साहब अंबेडकर की फोटो किसके घर में मिलती है? आज भी दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या सबके घर में है? देखिए कई बार बाधा आती है तो बाधाएं कई तरह से आती है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बात को समझना बड़ी जरूरी है। जाने कितनी बाधाओं से लड़ते हुए वो कारवां यहां तक लाया गया है। ऐसी बाधा बीच बीच में आती रहती है, लेकिन उससे हमें भटकना नहीं। आज भी डॉक्टर अंबेडकर किसके नायक हैं ये बात पता ही नहीं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल भारत का संविधान ही नहीं लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए, महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए इस देश में बहुत बड़ी बड़ी चीजें
जो शायद इस देश के महिलाओं को भी न पता हो। चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, काम के घंटे कम करना, काम के मुताबिक वेतन का भाग और वेतन के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के कई ट्रेड यूनियन बनाए, लेकिन महिलाओं को बाबा साहब अंबेडकर अपने नायक अभी तक नहीं बन पाए हैं। हमें कोशिश करनी है कि इस देश की हर महिला को यह समझ में आए कि महिलाओं के हक और अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कितना कुछ किया है, ताकि वो भी उन्हें अपना नायक और अपना मसीहा माना। ये हमारा और आपका इस जयंती समारोह में खड़े होने का काम है। इस देश में श्रमिकों को, मजदूरों का पहला ट्रेड यूनियन अगर किसी ने बनाया तो उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फूले। और श्रमिकों को श्रम का अधिकार दिलाने वाले, श्रमिकों को काम के घंटे 14 घंटे 12 घंटे से कम करके 8 घंटे करने वाले, काम का समान वेतन दिलाने वाले, अगर श्रमिकों को न्याय दिलाने वाले किसी नायक को अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो उसमें पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर का आएगा। यह बात इस देश के मजदूरों को, श्रमिकों को बताई नहीं गई। बांध परियोजना से लेकर के बैंक कैसे बनेगा, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी का पेपर लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर उनके आर्थिक मॉडल पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। और ये भारत के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब अंबेडकर के द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी जैसे आर्टिकल का, उनके शोध का था। अर्थव्यवस्था में अंबेडकर कहां पढ़ाए गए? अंबेडकर जिन्होंने 5 अखबार निकाले, 5 अखबार निकाले, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत, तमाम तरह की चीजें, अखबार निकाल करके बेजुबानों को जबान देने का काम जिस नायक ने किया, उसे मीडिया में आज तक अपना मनाया नहीं गया कि कैसे अखबार निकालकर बेजुबानों की जबान बना जा सकता है। और इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को यहां खड़े होकर याद कर रहे हैं। ओबीसी समाज के लिए यह बताया ही नहीं गया कि ओबीसी समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340 भारत के संविधान में जोड़ा, जिसके तहत अन्य पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ। और जब भारत की सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबा साहब अंबेडकर थे और उसमें नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, तो 3 कारण बताए थे आगरा के लोगों। इन बातों को आज गांव-गांव समझाने का वक्त। पहला कारण उन्होंने दिया था हिंदू कोड बिल का पास न होना, और दूसरा कारण उसमें बताया था कि ओबीसी के लिए जो कमीशन बनना है वो कमीशन ये सरकार नहीं बना रही, जिससे ओबीसी समाज का नुकसान हो रहा। इसके गुस्से में डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ओबीसी को ये बात बताई नहीं जाए। तो जैसे महिलाओं को, श्रमिकों को, किसानों को, ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, गरीब को, कमजोर को, मजलूम को न्याय और समता दिलाने वाले अगर तमाम लोगों की सूची बनेगी तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम लिखा जाएगा वो नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसलिए हम आज आधी रात को खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर को यहाँ याद कर रहे हैं। और एक चीज अगर बाबा साहब की कोई मुझसे पूछे कि अगर आपको कोई एक चीज जो सबसे खूबसूरत है, जिसे बनाने और बचाए रखने की लड़ाई आप लड़ेंगे, तो आज 2024 में गांव के लोगों, मेहनतकश लोगों, आप भी अपना काम छोड़कर, अपनी नींद छोड़कर के यहाँ आए हैं। क्या सोचकर आ रहे हैं? यहाँ तो बाबा साहब अंबेडकर इतने महान थे कि उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके हमको ये कुछ सौंप दिया। आज हम सम्मान और बराबरी से खड़े हैं। आज हम सम्मान और बराबरी के साथ अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आगे तो सम्मान और बराबरी बची रहेगी क्या? लड़ाई इसकी लड़ने की जरूरत। हमारे लोगों को मैंने इतना लंबा इतिहास क्यों बताया? नई पीढ़ी के लोगों को जो व्हाट्सएप और रील्स देखते, रील्स में उसको बहुत सारी चीज देखने को मिलती, लेकिन उसको ये बात बताएगा कौन कि तुम्हें अगर पढ़ना है तो बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी पर। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ने गया तो मास्टर ने उसे बाहर बैठा दिया कि तुम्हारी जाति ऐसी है कि तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये इस देश की सच्चाई। आज नहीं होता क्योंकि आज संविधान लागू, लेकिन रूप बदल गया है। आपको इंद्र मेघवाल के बारे में पता है क्या? इंद्र मेघवाल को जानते हैं?
राजस्थान का एक बच्चा पालिका स्कूल में पढ़ता था, पानी पीने वाले मटके को छू दिया, मास्टर ने इतना पीटा कि वो, मेरी बात पे भरोसा ना हो तो गूगल करके पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे खबर मिल जाएगी, सच बात बोल रहे हैं। इसलिए रूप बदल गया इस तरह के शोषण और न्याय का। तो डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में ही पढ़ने से वंचित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर घर लौट कर आए, अपनी मां से पूछा कि हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हमें क्यों मास्टर ने बाहर बिठाया। मां ने कहा क्योंकि हमारी जाति हमारे आड़े आती है। तो उन्होंने कहा कि कैसे पता चला कि मेरी जात के लोगों को पढ़ने लग गया। मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम लोगों को शिक्षा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि मां उस किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है ना, मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें किसी की जाति देखकर उसे शिक्षा से दूर न किया जाए। बताइए आप सब आगरा वालों, बताओ उस किताब का नाम क्या है? बात बताइए उस किताब का नाम क्या है? भारत का संविधान। उस किताब ने जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन तमाम तरह के भेदभाव को मिटाकर इंसान को इंसान के बराबर बनने का एक दस्तावेज तैयार कर दिया है। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नायक और बख्तियार मानते। बाबा साहब अम्बेडकर को बचपन से इतने प्रताड़ना झेलनी पड़ी। हम क्यों याद करते हैं किसी को? हमारा अतीत अगर इतना संघर्षों का था तो नई पीढ़ी को अगर इस संघर्ष का पता ही नहीं होता तो वो तो कहीं और भटक जाएगी। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है, इतिहास इसलिए बताया जाता है, इतिहास इसलिए समझाया जाता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिस समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उसकी राजनीतिक जड़ कभी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए आपको जानना जरूरी है। कलम और किताब हाथ में आती तब तो शिक्षा मिलती। तो भारत का संविधान इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है। और आज एक बात कहना मैं इशारे में चाहता हूं कि वही भारत का संविधान खतरे में है। बताइए खतरे में है कि नहीं? बताइए आपको महसूस होता है कि नहीं खतरे में? कैसे खतरे में? क्योंकि उस संविधान ने जो अधिकार आपको दिए थे वो धीरे धीरे करके आपको छीने जा रहे। उदाहरण में बताऊं, एक अधिकार आपको मिला था वोट डालने का अधिकार में। आजकल सच सच बताइए, आपको पूरा भरोसा है जहां वोट दे रहा वही जा रहा? भाई सच सच बताइए, गारंटी है? मतलब वोट जहां वही नहीं? ये तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं। आजकल आचार संहिता लगी हुई है। अभी हम और धर्म प्रकाश जी यही बात कर रहे हैं, अभी एक कार्यक्रम से लौटे भी नहीं। लेकिन भाई अपने समाज को हम इशारे में बात को बताएंगे। संविधान ने सबको वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में एक वाक्य बोला था कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो हमने देकर राजनीतिक बराबरी को हासिल कर दी। लेकिन अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आई तो राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? आर्थिक और सामाजिक बराबरी। आर्थिक बराबरी का आंकड़ा बता दूं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, एक संस्था है वो सर्वे कराती है। आगरा के लोगों, मेहनतकश लोगों, जरा पहचानो कि आपका भारत कहां खड़ा है। उस रिपोर्ट का सर्वे क्या बताता है पता है? इस देश की 1% आबादी के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है और 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा करने को मजबूर। उस रिपोर्ट का नाम है ऑक्सफैम की रिपोर्ट, गूगल करके पढ़ लेना। इसका आसान भाषा में मतलब समझाएं। मान लीजिए 100 लोग किसी जगह पर हैं और 100 रोटी है, एक आदमी 40 रोटी लेकर के बैठा हुआ है और 3 रोटी पर 50 आदमी पेट भरने को मजबूर है। और इस आंकड़े को अगर फैला दीजिए तो 10 आदमी 90 रोटी खा रहे हैं और 90 आदमी के हिस्से कितने रोटी आई है? 10। ये गैर बराबरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? ईमानदारी से आप बताइए। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है कि? अब इससे संविधान कैसे खतरे में? मैं समझाता हूं। शिक्षा का अधिकार सबको मिला ना,
कि जो भी व्यक्ति आज की तारीख में अगर शिक्षा पाना चाहेगा तो कोई जाति देखकर रोकेगा नहीं, कम से कम सामने से तो नहीं रोकेगा, पीठ पीछे तो कुछ भी हो सकता है। मैं भी एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, 14 साल मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। पता है, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है उसका जातिवाद सामने से दिख जाता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार होगा ना उसका जातिवाद पर्दे के पीछे होता है। उसको देखने के लिए थोड़ा गहरी आंख चाहिए और उसका चश्मा बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं, तब जाकर के वो जाति पकड़ में आता है, नहीं तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान ने सबको दे दिया कि जो चाहे वो पढ़ने जा सकता है। अब बंटवारा देखिए साहब, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप आगरा के सरकारी स्कूल में अपने बेटा बेटी का एडमिशन कराएंगे कि प्राइवेट स्कूल में? सच सच बताइएगा। यहाँ नेता वाली रैली नहीं हो रही है, यहाँ दिल की बात हो रही है, दर्द की बात हो रही है। आप बताओ, जितना रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, ठेला लगाने वाला, खेत में काम करने वाला जितना भी परिवार है, बताओ आपकी जेब में पैसा होगा तो आप अपने बच्चे को कभी सरकारी स्कूल भेजोगे? नहीं भेजेंगे। सच सच बताओ, क्योंकि सरकारी स्कूल में आपको भी पता है पढ़ाई वैसी तो नहीं होती जैसी प्राइवेट में होती। सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता है ना, मजबूरी में ही तो कोई अपने बच्चे को भेजता है। आज की तारीख में उस माँ बाप से पूछिए जिसके जेब में पैसा नहीं है, तो वो तुरंत कहेगा अगर मेरे जेब में पैसा होता तो हम तो भूखमरी और कंगाली में जी गए, हम पढ़ाई नहीं कर पाए। हम अपने बेटा बेटी को शिक्षा देना चाहते हैं ताकि ये हमारी पीढ़ियों की गुलामी को दूर कर दे। लेकिन सरकारी स्कूल में गरीब कमजोर का बच्चा जाता है और सरकारी स्कूल का बजट धीरे धीरे कम किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल अपने आप पढ़ रहे हैं। जिसके जेब में 5,000, 10,000, 50,000 खर्च करने का है, उसके बच्चे बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो 12वीं पास होने के बाद एक सरकारी स्कूल का बच्चा और एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा दोनों अगर एक जगह खड़ा है तो बताओ वो दोनों बराबरी का कंपटीशन कभी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएंगे। पैदा होते ही पता चल गया साहब कि किसके घर के बेटा बेटी आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डीएमएसपी बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। अपवाद कोई गरीब कमजोर में रहे होंगे, कोई अब्दुल कलाम जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ लिया। आजकल स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ने पर भी कोई कुछ नहीं जाता, कितने लोग बर्बाद हो गए उसकी कहानी कोई नहीं पूछता ना। शिक्षा आपके हाथ से चली गई है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही? अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप अपने बेटा बेटी को कितनी भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए था? शिक्षा देना किसकी जिम्मेदारी थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में भाषण देते हुए अपना एक प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव में ये कहा था कि देश की जनता के पैसे से कोई सरकार चलती है तो सरकार को सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक चीज पर खर्च करना चाहिए तो वो है शिक्षा, ताकि गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, मजदूर के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, कलम और किताब हर हाथ को पहुंचे ताकि कोई भी कलम और किताब से अपना पीढ़ियों को मुस्तकबिल बदल ले। ये होता है लोकतंत्र का मतलब, संविधान का मतलब। और संविधान अंदर से कैसे कमजोर हुआ? सरकारी स्कूल, सरकारी शिक्षा धीरे धीरे खत्म। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, आपको एक दो बातें और बताऊं। बाबा साहब की जीवनी तो देखिए, बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों से अच्छा मैं क्या बताऊं। और आपको भी बाबा साहब की जीवनी पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या लिख और पढ़ रहे होते, आपको क्या समझा रहे होते, मैं ये सोच करके आपके बीच में कुछ बात करनी। उन्होंने तो अपने दौर की लड़ाई लड़ ली ना, उसकी वजह से हम यहाँ। आज अगर वो होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? कलम बचाने की लड़ाई लड़ रहे होते, शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़ रहे होते, स्वाभिमान, सम्मान और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं आपके बीच में शिक्षा की बात करने आया हूं। शिक्षा, बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फूले ने लिखा है, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार कर। आपके बेटा बेटी पढ़ेगा नहीं तो मानसिक रूप से गुलाम होगा कि नहीं होगा? शिक्षा क्या करती है? चेतना देती है। अगर कोई अनपढ़ है, कोई अगर कम पढ़ा लिखा, किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, तो उसे बहकाना आसान है या जो शिक्षित है उसको बहकाना आसान है? सही से बताइए। आप इस बात को समझिए कि कौवा कान लेकर गया तो जो समझदार होगा वो कौवा दौड़ाएगा, सही है ना? नहीं भाई,
वो कान पकड़ेगा। नहीं, कहीं और भटकाना नहीं है। शिक्षा अगर है तो समाज में उन्नति है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो बड़ी हालत खराब है। इसलिए मेरे देश के लोगों, आज इस देश में शिक्षा खतरे में, शिक्षा नहीं रहेगी तो आप भी तो किसी नेता के पीछे झंडा लेकर, और शिक्षा रहेगी तो नौकरी का पाने का कोशिश करेगा ना आदमी। अगर पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा नहीं कि मुझको रोजगार चाहिए, पढ़ा लिखा होगा तो ये कहेगा नहीं, कोई आके कहेगा हे तुमको लड़ना है, तुम्हारा धर्म का दुश्मन वो, तुम्हारी जाति का दुश्मन वो, तुम्हारे घर का दुश्मन वो, तो पढ़ा लिखा आदमी होगा तो कहेगा नहीं, इनको इनसे नहीं लड़ना है, हमें गरीबी से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें अशिक्षा से लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। इसलिए आज अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो कलम और किताब बचाने की बात करते। इसलिए अंबेडकर को मानने वालों, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, एक कपड़ा कम ले आना, लेकिन एक एक रुपया जोड़ करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, वही तुम्हारी पीढ़ियों की गुलामी को दूर करने का काम है। और शिक्षित होने से रोका जा रहा है, बाकी समझदार को इशारा काफी। पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, बात समझ रहे ना? तो न पढ़ेगा इंडिया और न सवाल पूछेगा इंडिया, तो फिर क्या करेगा इंडिया समझदार को? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, बड़ी मुश्किल से कारवा यहां तक लाया। अभी धर्म प्रकाश भारती जी हैं, इन्होंने अभी याद किया। मैं तो ओबीसी समाज के लोग जितने आए होते हैं उनसे भी एक बात कहता हूं, ओबीसी समाज के लोगों, हमें अब जातियों में बंटने का वक्त नहीं है, एकजुट होने का वक्त है। जितने भी लोग हाथ से श्रम करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, हम सब एक हैं। जितने भी लोग मेहनत करके खाते हैं सब एक हैं, और जितने लोग मेहनत नहीं करते वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो मेहनत कश लोगों एक हो जाओ, ये इस वक्त की जरूरत है, आपस में मत लड़ना। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो ताकत आपको दी है वो संविधान की ताकत दी, हिंसा में नहीं जाना, नफरत में नहीं जाना, किसी के खिलाफ हमें दंगा में नहीं जाना, किसी भी तरह की हिंसा में नहीं जाना। नौजवानों, मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं, अगर लड़ने का मन करे तो अपनी नौकरी के लिए लड़ना, अगर लड़ने का मन करे तो अपनी शिक्षा के लिए लड़ना। कौन नहीं चाहता साहब कि डीयू जेएनयू में वो भी पढ़ाई करे? मैं तो डीयू में 15 साल पढ़ाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। सोचिए 300 रुपए फीस थी तब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ी, और उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस 450% बढ़ा दी गई। विद्यार्थी आंदोलन किया तो सबको जेल में डाल दिया, गूगल करके खोज लीजिएगा। मैं तो भाई और इधर उधर बात नहीं करता। जब शिक्षा महंगी हो जाएगी तो सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जो सबसे बाद में शिक्षा पाना शुरू किया हो। गलत कह रहा हूं? किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे तो पहली बार यूनिवर्सिटी जा रहे थे, और यूनिवर्सिटी जाने के दरवाजे अब कमजोर हो गए, तो शिक्षा खत्म हो रही है। रोजगार का क्या हाल है हमसे बेहतर आप जानते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई कलम और किताब को बचाने की लड़ाई है। संविधान ने बराबरी का हक दिया है। मेरे लोगों, किसान, मजदूर लोगों, मेहनत करने वाले लोगों, हमारे श्रम से ये दुनिया रहने लायक बनी। बाबा साहब अंबेडकर, एक बार रात में उनसे मिलने के लिए एक विदेशी पत्रकार आया। एक दो किस्से सुना रहा हूं, फिर उसके बाद अब बाकी वक्ताओं को सुनिएगा, बहुत हो गया है। बाबा साहब की बात है, बात करने लगे तो एक रात या कई रात गुजर जाएगी और उनका किस्सा खत्म नहीं होगा। ऐसे मसीहा की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष इतना किया, इतना कुछ किया है कि हम क्या क्या उनके बारे में सुनाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आज के नौजवानों को दो चार बात समझा कि भाई निशाना सही जगह रखना, वरना आगे बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। आप पछताए रोज का जब चिड़िया चुग गई थे। इसलिए समय रहते अगर आप जाग गए तभी याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने एक बार रात में विदेश से पत्रकार आ रहे थे, उनको पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ऐसी ही कोई आधी रात रही होगी, बाकी रातों में तो हम और आप अपने बिस्तर पर सो रहे होंगे, लेकिन ऐसी ही कोई रात थी। बाबा साहब अम्बेडकर के कमरे में वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जाग रहे हैं और कोई किताब पढ़ रहे हैं। वो पत्रकार उनसे पूछता है कि डॉक्टर अम्बेडकर आप सोए नहीं?
तो बाबा साहब ने कहा मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा। अगर मैं भी सो गया तो मेरा समाज तो सोया पड़ा। कितनी रातें कुर्बान की, 4-4 बच्चे कुर्बान किए। हमारी बहन जब बोल रही थी अपनी पत्नी को, एक अच्छे पति नहीं बन पाए डॉक्टर अम्बेडकर, ये कड़ी सच्चाई। एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, एक अच्छे परिवार वाले नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे समाज को अपना परिवार मान लिया था। इस दिन बात करें कि जितना कुर्बानी दे करके उन्होंने जो भारत बनाया वो हमारे और आपके आंखों के सामने ऐसे ही लुट गए और हम समझ भी नहीं पाए साहब कि हमारा नुकसान करने वाला कौन है। आपका नुकसान करने वाला वो है, मैं इशारे में बताकर जा रहा हूं, जिसको भारत का संविधान आज भी डराता है और वो कहता है कि हमको कुछ और दे दो ताकि हम संविधान बदल दे। बताओ गलत के नाम से संविधान बदलने का खतरा हमारे सामने है। दुनिया में कोई देश है जो संविधान को इस तरह से बदले? संविधान में संशोधन का तो प्रारूप खुद बाबा साहब ने लिखा और 100 से ज्यादा बार भारत का संविधान बदला जा चुका है। तो उसमें कोई अगर गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है? वो बाबा साहब के बच्चे नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाते। बाकी 14 अप्रैल को तो वो भी उनकी मूर्ति पर माला पहनाते हैं जो बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है मेरे लोगों। मैं बहुत भावुक होकर के कुछ बातें कह रहा हूं, जान जोखिम में डालकर। नौकरी तो चली गई, आपको पता हो जी। मैं तो प्रोफेसर था दिल्ली विश्वविद्यालय में, 100 में 96 नंबर मेरा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। मैं जो इस इंटरव्यू में बैठा मुझसे ज्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर किसी का था ही नहीं। जितने लोग इंटरव्यू ले रहे थे वो कहे कि आधे घंटे आपका इंटरव्यू चला, सबसे अच्छा था। लेकिन जिस दिन रिजल्ट बनना हुआ, प्रोफेसर बनने वाले में क्या होता ना, एग्जाम नहीं होता। एग्जाम जहां होता वहां पास कर गए, इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में केवल लिख दिया जाता है कि इस नौकरी पर इनको रखा गया, इनको यहाँ महेश कुमार, यहाँ सुरेश कुमार। कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती। संविधान कहां खतरे में मेरे लोगों? आप विश्वविद्यालय में नहीं हो, आपको पता नहीं होगा। मैंने एक किताब लिखी है, उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बताना जरूरी है इसलिए बताना चाह रहा हूं। मैंने किताब लिखी है, उसका नाम ही है प्रोफेसर की डायरी। प्रोफेसर की डायरी। 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, ओरिजिनल डिग्री लेकर के पढ़ाया। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। समझदार को सारा काफी। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा कि जब इंटरव्यू हुआ तो बाद में कहा गया कि हमको इनको निकालना है नौकरी से, चाहे जिसको रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं उनकी विचारधारा का नहीं था, मैं अम्बेडकर की विचारधारा की बात करता था। और कोई कारण नहीं, जो बोलेगा वो चुप कराया जाएगा। यह है संविधान का सबसे बड़ा खतरा। मेरे लोगों, सच सच बताओ, आज सच बोलना डर लगता है कि नहीं? सच बोलने में, सच बोलने में डर लगता है कि नहीं? सही बताना। ये कार्यक्रम हो रहा है, इसकी परमिशन नहीं होगी, कुछ दिन बाद ये परमिशन मिले न मिले कौन जानता है। इसलिए मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूं कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है जो सब कुछ कुर्बान करके हमको बचाने, शिक्षा बचाने। और उस शिक्षा बचाने में एक और 2-3 चीज बता दूं। 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में जा चुका है। जैसे यूट्यूब पर रील्स देखते हो ना, गाने देखते हो आप लोग भी, वैसे ही गाने की तरफ पढ़ाई होती है। तो बताओ, जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाई, यूट्यूब पे पढ़ाई हो पाएगी? 50% सिलेबस ऑनलाइन मोड में जा रहा है। 50% मास्टर की नौकरी खत्म की नहीं करता। समझो ऐसे, अग्निवीर आया था, कलमवीर आ गया, नौकरी। और थोड़ी सी नौकरी होगी जो जितनी आबादी पर इस देश में पुलिस होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे पुलिस के हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे परिवार के लोग। पूछिए कितना वर्कलोड उनके ऊपर। जितने डॉक्टर लोग होंगे उनसे पूछिए कितना वर्कलोड है, काम का बोझ उनके ऊपर है। क्योंकि जितनी आबादी पर जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं, जितनी पुलिस होनी चाहिए उतनी पुलिस, जितने सरकारी कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी, सब पर अतिरिक्त बोझ है क्योंकि पद खाली है और उनको भरा, और बाकी सब ठेका पर चल रहा, सब ठेके पर चल रहा। और कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिजर्वेशन समझते हैं ना, कैसे दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने?
लड़ करके दिया था, अपना हक और अधिकार दिया था। सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी आधार आरक्षण और सरकारी शिक्षा जैसे कमजोर होती जा रही है, शिक्षा और रोजगार खत्म, सरकारी तो आरक्षण खत्म, फिर संविधान का क्या लेकर करेंगे? इसलिए हो सकता है संविधान रहे, लेकिन संविधान के भीतर की चीजें धीरे धीरे कमजोर कर ली जाए। बहुत हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करके अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो क्या कर रहे होते? किसानों के साथ खड़े होते। बताओ मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? खेती किसानी बचाने के लिए अम्बेडकर खड़े होते कि नहीं खड़े होते? मजदूरों के साथ खड़े होते कि नहीं खड़े होते? इस देश के नौजवानों के साथ खड़े होते कि नहीं खड़े? इस देश की महिलाओं के साथ खड़े होते कि नहीं खड़े होते? और जहां भी अगर उस तरह की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो अगर हम अंबेडकर के वारिस खुद को मानते हैं, तो सबसे एक चीज अगर कोई बचानी है जिससे सब बच जाएगा, कोई एक दवाई, तो उस दवाई का क्या नाम है? भारत का। उस एक दवाई से सारी बीमारी ठीक हो सकती है। इसलिए मेरे लोगों, बहुत प्रेम से एक बात कहने आ रहा हूं कि आगे आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी, इसलिए समय रहते किसी चीज को आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। भटकिएगा मत, कोई भटकाने आएगा इधर उधर, इनसे उलझो। एक कहानी सुनाया था, वही सुनाकर आपसे भी विदा लूंगा। एक बार जंगल में गधा और बाघ दोनों झगड़ा कर लिए। बाघ बोला कि घास हरे रंग की है, तो गधा बोला नहीं, घास काले रंग की है। बाघ बोला अरे तुमको मोतिया बिंद हो गया, एक घास हरे रंग की है, नहीं दिख रही है? तो गधा बोला नहीं, घास तो काले रंग की है। तो कहा कि अब कैसे, क्या करूं, कैसे तुमको समझाऊं? कहा फैसला होगा। कहा कौन फैसला करेगा? तो जंगल का राजा शेर है, उसके पास चलो, वो सुनाएगा कि घास कैसी है। दोनों शेर के पास पहुंचे। गधा बोला कि साहब घास काली है। बाघ नहीं मान रहा है। बाघ खड़ा हुआ कहा हुजूर आप भी देख रहे हैं घास हरी है, और एक गधावा पगला गया है, कह रहा है कि घास काली होती है। शेर ने कहा मैं फैसला सुनाता हूं। आगरा के लोगों, मोहब्बत की नगरी के हो आप। नफरत बहुत फैल रही है, नफरत की आंधियों से बचाना है तो मोहब्बत से बचाया जाएगा, इस बात को याद रखना। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता। कोई आएगा आपको तोड़ने लड़ाने, लड़िएगा मत। अगर आपको लड़ना है तो आपका एक हथियार हो सकता है, वो है कलम और किताब। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं हो सकता। ये बात कहते हुए मैं एक इशारा करके जा रहा हूं। शेर ने कहा कि फैसला सुनाता हूं। शेर ने कहा कि गधा सही है अपनी जगह, बाघ को सजा दी जाती है कि 1 साल के लिए तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। गधावा नाचते हुए आ गए मेरे दिन, और खूब खुश होते हुए गया कि मैं सही था। आगरा के लोगों, समझदार को इशारा काफी। जब बाघ ने पूछा कि हुजूर ये कैसी नाइंसाफी है, आप भी देख रहे हो घास हरे रंग की है और आपने मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया। शेर ने कहा कि तुम्हें इस बात के लिए सजा नहीं दी जा रही है कि तुम गलत कह रहे हो। मैं भी देख रहा हूं कि घास हरे रंग की है। तुम्हें तो सजा मैं इस बात की दे रहा हूं कि तुम अपना सारा काम छोड़ करके गधे से बहस कर रहे हो। अब आप समझिए इस बात को। असली जगह बहस करिएगा। बहस करनी है तो शिक्षा पर करिएगा, बहस करनी है तो रोजगार पर करिएगा, बहस करनी है तो अस्पताल पर करिएगा, बहस करनी है तो खेती किसानी पर बहस करिएगा, बहस करनी है तो पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई पर बहस करिएगा, बहस करनी है तो हकमारी पर बहस करिएगा, बहस करनी है तो ये बहस करिएगा कि देश अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा और किसी चीज से नहीं चलेगा। अगर इतने लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लाखों लाख हैं, अम्बेडकर के मानने वाले अगर लाखों हैं, तो बताओ आपके रहते इस देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। इस देश के संविधान को अपना सब कुछ लुटाकर बचाओगे आप कि नहीं बचाओगे? आप वादा करो अपने आप से कि आपको कोई भी कुर्बानी दो। आजकल मैं उत्तर प्रदेश में हूं, नाम बदला गया बड़ा दिनों तक, है ना? मेरा नाम बदल दो, हम माफ कर देंगे। मेरे गांव का नाम बदल देना, हम माफ
संविधान बदलने की बात की तो हम फिर भूलने वाले नहीं है। हम संविधान को हाथ में लेकर बिना हिंसा किए, बिना कोई उत्तेजना के संविधान को हाथ में लेकर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और संविधान रहेगा तभी हम बचेंगे, इसलिए संविधान को बचाएंगे। संविधान बचेगा तो मेरी शिक्षा बचेगी, संविधान बचेगा तो मेरा रोजगार बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा मोहब्बत बचेगी, संविधान बचेगा तो इंसानियत बचेगी, संविधान बचेगा तभी ये देश बचेगा। इसलिए 2024 में बाबा साहब की जयंती मनाने का सबसे पहला और सबसे आखिरी वादा अपने आप से करके जाना कि चाहे कुछ भी हो, बाबा साहब ने कहा था ये कारवां बड़ी मुश्किल से यहां तक लाया हूं, इसे पीछे मत जाने देना। आप वादा करो कि आप सब कुछ कुर्बान करके बाबा साहब के कारवां को पीछे जाने से रोकोगे और आगे बढ़ाओगे। अगर हम ये कर पाए तभी हम बाबा साहब के सच्चे वारिस कहलाएंगे, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए नहीं खुश होकर के तारीफ करेंगी कि हम उनके लिए पेड़ बगीचे छोड़ पाए कि नहीं पाए। आने वाली पीढ़ियां इस बात का हिसाब नहीं करेंगी कि तुम उनके लिए पीने का पानी साफ छोड़ पाए कि नहीं पाए। आने वाली पीढ़ियां इससे हमारा हिसाब करेंगी कि तुम उनके लिए संविधान छोड़ पाए कि नहीं छोड़ पाए। अगर उनको संविधान नहीं मिलेगा, हमारे पुरखे लायक थे तो हम तो उनको याद करके शान से जा रहे हैं, हमको हमारी आने वाली नस्लें किस रूप में याद करेंगी। इसका वादा और इसका सही समय यही है, एकजुट रहना, प्रेम से रहना, किसी भी झगड़े लड़ाई में नहीं जाना, किसी से आपस में उलझना नहीं, किसी की कमी बुराई मत देखो। हो गई होगी किसी से कोई गलती, हो गई होगी किसी से कोई अपराध, लेकिन आज मौका है एकजुट होने का। संविधान बचाने वालों एक तरफ हो जाओ, संविधान को कोई खतरा नहीं होगा। अगर संविधान को बचाने वाले डटे रहे तो वो कहानी आपने भी पढ़ी है कि जब पिता मरने लगा, चारों बच्चों को दिया और चारों बच्चों को एक एक लकड़ी दिया, सबने तोड़ दी। फिर उन लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया, कोई नहीं तोड़ पाया। मैं अपने पिताजी से एक आखिरी किस्सा याद आ गया, बस सुना दूं। एक बार अंगूर खरीदने गया था तो सस्ता अंगूर खरीद कर पिताजी को दिया, बहुत खुश हुए पिताजी। मैंने कहा कि 10 रुपए किलो अंगूर खरीद के ले आया और आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस करना बड़ा अच्छा आता है, कुछ दिन बहुत बड़े पद पर पहुंच जाऊं। पिताजी ने कहा कि दूसरा अंगूर क्यों नहीं ले आए? तो मैंने कहा वो महंगा था। तो मैंने कहा पूछे कितना महंगा था? मैंने कहा वो 20 रुपए किलो था। तो कहे वो और ये अंगूर अलग कैसे था? तो मैंने कहा दोनों एक ही था, एक टूट कर बिखरा हुआ था और एक गुच्छे में था। तब पिताजी ने कहा कुछ समझ में आया? मैंने कहा नहीं। पिताजी ने कहा अगर टूट के बिखर जाओगे तो औने पौने दाम पर कीमत लगाई जाएगी, अगर गुच्छे में एकजुट रहोगे तो हमेशा औकात ऊंची रहेगी। इसलिए मेरे लोगों, ये मुल्क हमारा है, ये समाज हमारा है, ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने बलिदान देकर इसे बनाया। आओ जब इसे बचाने की बारी आई है, दिल से दिल मिलाएं। कोई गलती अगर 10 में 5 हमारी नहीं मेल खाती है तो उसको भूल जाएं, लेकिन 10 में 5 बातें जो हमारी और आपकी मिलती हैं, उन 5 बातों के लिए एकजुट हो जाओ और मिल करके मोहब्बत प्यार से बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम एकजुट हो जाएं। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम बाबा साहब के सच्चे वारिस होंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो माफ करिए, ये जयंती मनाना केवल औपचारिकता लगेगा, लेकिन उस विचारधारा को अगर हम नहीं लड़ पाए जो बाबा साहब की विचारधारा थी, तो आने वाले वक्त में लोग हमें अम्बेडकर का वारिस नहीं कहेंगे, हमें कमजोर और हमें डरा हुआ कहेंगे। क्या आप अपने आने वाली नस्लों की नजर में कमजोर बनना चाहते हैं? बताइए, आप जो वादा करिए, एकजुट रहेंगे, शिक्षा दिलाएंगे अपने बेटा बेटी को, आप संविधान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इसी वादे के साथ मैं आपसे रुखसत करूंगा। बाबा साहब के सपनों का भारत हम मिलकर बनाएंगे। ये सूरज और चांद उसकी गवाही देंगे कि हाँ, बाबा साहब के सपनों के सच्चे वारिस थे, जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। पूरी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत धन्यवाद, इतनी रात को आपने इतनी देर तक सुना। आइए मिलकर के एक बार जोर से बोले, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।